हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग अगेन। आज हम लोग मौर्य कला के बाद पाल कला को पढ़ेंगे। पाल कला के बारे में सब कुछ जानेंगे, उसका परिचय, उसके विविध रूप और निष्कर्ष को। शॉर्ट एंड क्रिस्प, जल्दी जल्दी ख़त्म करना है, इसलिए टू द पॉइंट। विविध रूप क्या है? स्थापत्य, मूर्ति और चित्रकला का विकास पाल कला में देखने को मिलता है। चूँकि पाल कला आपको 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी के बीच में है, मतलब जो पूर्व मध्यकाल का समय रहता है, ठीक है। और चूँकि ये त्रिपक्षीय संघर्ष में भी व्यस्त थे पाल, उसके बाद भी इस काल में कला का विकास होना इसलिए इसे महत्वपूर्ण बनाता है। पाल कला में कला का विकास त्रिपक्षीय संघर्ष में रहने के बावजूद भी किस रूप में हुआ और कितना बेहतरीन हुआ, हम लोग सब देखेंगे। इसका आलोचनात्मक अध्ययन होगा कि पाल कला की कला में कुछ आलोचनाएं भी हैं, जिसे भी जानना जरूरी है, क्योंकि अगर प्रश्न आलोचनात्मक विवरण आता है तो आपको आलोचना के कुछ पॉइंट पते होने चाहिए। अभी हम लोग स्थापत्य में महाविहार, स्तूप, चैत्य और मंदिर को देखेंगे। स्तूप हमने डिटेल में मौर्य कला में देखा है स्तूप के बारे में, यहाँ उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे सिर्फ, बाकी स्तूप मैंने आपको डिटेल में बता रखा है। चैत्य और गुहा विहार यहाँ पर है, यहाँ भी हम लोग विहार और चैत्य को समझ चुके हैं। यहाँ देखेंगे उसमें क्या परिवर्तन आया। स्तूप में भी हम लोग देखेंगे परिवर्तन को सिर्फ, और फिर मंदिर का विकास जो इस कला में हुआ है उसे देखेंगे डिटेल में। मूर्ति कला में बहुत विकास हुआ इसमें, तो कांसे की मूर्ति जिसका ट्रेडमार्क रहा है इस काल का, और पत्थर की मूर्तियाँ, मूर्ति कला ट्रेडमार्क रहा है पाल कला में, जो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। चित्रकला का विकास भी दो रूप में हुआ। पांडुलिपि जो ताम्र पत्रों पर बनाया जाता था, और भित्ति चित्र जो दीवारों पर, गुफाओं की दीवारों पर, छत पर बनाया जाता था, वो भित्ति चित्र हम लोग उसे कहते हैं, मिनिएचर आर्ट। और पांडुलिपि जो ताम्र पत्रों पर बनाया जाता था सजावट के लिए। तो इतना हमें पाल कला में डिटेल से पढ़ना है, इससे अधिक ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो एक परिचय देखते हैं हम लोग पाल कला के बारे में, एक बढ़िया सा परिचय। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और इससे आपका एक परिचय बढ़िया रेडी रहेगा। कला का विकास किसी भी काल की सांस्कृतिक पहचान होती है। इसी संदर्भ में पाल कला का विकास पूर्व मध्यकालीन बिहार 8वीं से 12वीं सदी में विशेष महत्व रखता है। क्यों महत्व रखता है? विशेष महत्व तो रखता है, क्यों रखता है? क्योंकि इस काल में कला परंपरा का न केवल विकास हुआ, बल्कि इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित और प्रसारित भी किया गया उस समय के शासकों के द्वारा, देवपाल, धर्मपाल आदियों के द्वारा। और इस काल में विकसित विभिन्न कला जो थे, जो हमने ऊपर देखा, स्थापत्य, मूर्ति, चित्रकला, जिसे हम अब पढ़ेंगे अपने स्लाइड्स में। तो सबसे पहले स्थापत्य कला से शुरू करते हैं कि स्थापत्य कला का विकास किस प्रकार हुआ। तो स्थापत्य कला आपको जो यहाँ देखने को मिलेगा वो दोनों रूप में मिलेगा। वो धार्मिक भी आपको मिलेगा, और आपको निवास, मतलब दोनों तरह के स्थापत्य आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। धर्म से रिलेटेड भी और रहने से रिलेटेड भी। पता ही आपको धर्म से रिलेटेड क्या होगा। मौर्य कला में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि धार्मिक रिलेटेड जो बनेंगे आपको, और जो निवास के लिए बनेंगे। विहार निवास के लिए था और चैत्य धर्म से रिलेटेड था, तो उसे ही हम लोग यहाँ देखेंगे आगे। तो स्थापत्य कला में जैसा सबसे पहला टॉपिक है महाविहार, तो हम लोग महाविहार को जानेंगे, उसके कुछ एग्जाम्पल्स और इसके बारे में। तो स्थापत्य कला में क्या है कि इसमें हमें धार्मिक और निवास दोनों रूपों के स्थापत्य को देखने को मिलता है, और उसके अंतर्गत पहला जो है वो है महाविहार। तो महाविहार, जैसा कि विहार मैंने आपको बताया कि बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान के रूप में इसे विकसित किया गया। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान के रूप में इसे विकसित किया गया, तथा जो उस समय सिर्फ निवास था, इसमें निवास के साथ साथ ये क्या बन गया? महाविहार। विहार सिर्फ निवास के लिए था, महाविहार जो बना उसमें निवास के साथ साथ शिक्षा भी जुट गया, क्योंकि प्रगति जैसे जैसे होती गई समाज में। वो ईसा पूर्व का समय था मौर्य काल, यहाँ ईसवी में हम लोग आ चुके हैं, तो शिक्षा का प्रसार हुआ। तो जो महाविहार बने वो निवास भी होते थे और शिक्षा भी, मतलब जो आज के समय में जिसे हम लोग हॉस्टल कहते हैं, जहाँ पे आपको
रहने खाने पढ़ने सारी की सुविधा मिलती। तो निवास और शिक्षा दोनों का केंद्र था महाविहार। संरचनात्मक विशेषता इसकी क्या है, संरचना इसकी क्या थी, संरचनात्मक विशेषता भी जानेंगे हम लोग कि संरचनात्मक विशेषता किस प्रकार की थी इन महाविहारों की। जो संरचनात्मक विशेषता देखेंगे इस फिगर के माध्यम से संरचनात्मक विशेषता को समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। फिगर्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके, क्योंकि अगर आप फिगर्स बनाते हैं तो आप एक्स्ट्रा कर जाते हैं दूसरे स्टूडेंट के परिप्रेक्ष्य में, इसलिए ध्यान रहे कि ये देखिए ये आपका महाविहार है। अगर आपने ये फिगर बनाया और इसके बारे में लिखा तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। महाविहार देखिए ये क्या है, इसे कोट करेंगे हम लोग आंगन। ये आंगन हमारा, ये कमरे और ये जो है ये है बरामदा। ठीक है, देख लीजिए आप अच्छे से। तो महाविहार बहुत भिक्षुओं के निवास और शिक्षा से संबंधित महाविहार बनाए गए पाल कला में, और इसकी संरचनात्मक विशेषता आप इस फिगर के माध्यम से समझा सकते हैं एग्जामिनर को। जहाँ पर एक मध्य में आंगन है, आंगन के पीछे बरामदा है और उसके पीछे कमरे हैं। और इसकी विशेषता की अगर बात करें तो जो कमरे थे वो कहीं कहीं, तो इसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं कि खुले आंगन, इसकी विशेषता में कि खुले आंगन थे यहाँ। आप बता सकते हैं आंगन के पीछे बरामदे, बरामदे के पीछे ज़्यादा नहीं, बस एक एक पॉइंट लिखना है और आपका आंसर काफ़ी अच्छा। बरामदे के पीछे कमरे, और इसमें क्या खासियत थी कि जो कुछ कमरे थे इनकी, जो कुछ कमरे थे इनकी वो थे 2 मंजिला, 2 मंजिले कमरे होने के कारण उनमें सीढ़ियाँ भी देखी गई हैं, सीढ़ियाँ भी पाई गई हैं। साथ ही इन महाविहारों का निर्माण जो किया गया है वो पक्की ईंटों से किया गया है। अब इसके कुछ उदाहरण, उदंतपुरी जिसे गोपाल द्वारा बनाया गया, विक्रमशिला जिसे धर्मपाल द्वारा बनाया गया, और सिमपुर जिसे भी धर्मपाल द्वारा बनाया गया। तो हमने देखा महाविहार के बारे में कि महाविहार बौद्ध भिक्षुओं के शिक्षा और निवास से रिलेटेड था। संरचनात्मक की विशेषताएँ उसकी देखी, कुछ पॉइंट्स यहाँ देखे, कुछ उदाहरण देखे। तो ये आपका महाविहार यहाँ से होता है। फिर हम लोग देखते हैं चैत्य। चैत्य मैंने मौर्य कला में भी आपको बताया किससे रिलेटेड, ये पूजा स्थल से रिलेटेड है। चैत्य का मतलब क्या, पूजा स्थल से रिलेटेड है। किसके, बौद्ध के। ठीक है, मतलब बौद्ध मंदिर आप कह सकते हैं एक तरह से। ये था जो मौर्य कला में चैत्य बनाए गए उससे भी अत्यधिक सुंदर और आकर्षक, जिसे विस्तार मिला, पाल कला में चैत्य को मिला। और चैत्य शासकों ने बहुत सारे, पाल शासकों ने बहुत सारे चैत्यों का निर्माण करवाया। ठीक है, और जिसके कई परिणाम हमको बिहार में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चैत्य की विशेषता कि ये बौद्ध भिक्षुओं का पूजा स्थल था, मंदिर स्थल था। ठीक है, और इसकी परंपरा को, इसके स्वरूप में अत्यधिक विस्तार मिला पाल कला में। अब हम लोग देखेंगे मंदिर के बारे में, क्योंकि ट्रेडमार्क रहा है पाल कला में मंदिर का विकास। तो मंदिर के विकास को हम लोग समझेंगे फटाफट कि मंदिर के विकास में
पाल शासकों ने क्या किया। चूँकि पाल शासक बौद्ध धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म को मानते थे, तो बौद्ध मंदिर मिलना तो स्वाभाविक था, लेकिन इसके बावजूद इनके शासनकाल में अनेक हिंदू मंदिर भी मिले हैं, जो दर्शाता क्या है, जो दर्शाता है धार्मिक सहिष्णुता को। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस काल इसके शासक बौद्ध धर्म को मानते थे, लेकिन यहाँ पर अनेक हिंदू मंदिर मिले हैं जो धार्मिक सहिष्णुता को उस समय के दर्शाता है, धार्मिक सौहार्द को दर्शाता है कि बौद्ध धर्म अनुयायी होने के बावजूद उन्होंने हिंदू धर्म को भी संरक्षण दिया, उनके मंदिर को बनवाया। तो ये धार्मिक सहिष्णुता का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमें पाल काल में देखने को मिलता है। इस काल में जो मंदिर बने हैं उनकी शैली क्या है, नागर शैली में बने, क्योंकि उत्तर भारत में पाल शासकों का शासन था, तो इसमें जो मंदिर का निर्माण हुआ है वो नागर शैली में हुआ है। और नागर शैली में जो मंदिर बने हैं उसके कुछ उदाहरण जो हैं, जो कुछ हिंदू मंदिर के उदाहरण हैं आपको देखने को मिलेंगे। वो है आपके कहलगांव। कहलगांव कहाँ है, भागलपुर में। कहलगांव का गुफा मंदिर, कहलगांव का गुफा मंदिर यहाँ देखने को आपको मिलता है। इसके अलावा गया में फेमस विष्णुपद मंदिर, विष्णुपद मंदिर भी यहाँ देखने को मिलता है। और इस विष्णुपद मंदिर की सबसे जो प्रमुख विशेषता है, वो प्रमुख विशेषता है इसका अर्ध मंडप। अर्ध मंडप, इसकी जो प्रमुख विशेषता क्या है, अर्ध मंडप। तो मंदिर का निर्माण आप यहाँ पे देख सकते हैं नागर शैली में हुआ। हिंदू मंदिर में आपने कुछ एग्जांपल देखे, कहलगांव जो भागलपुर में है, जो गुफा मंदिर है, गया का विष्णुपद मंदिर, और इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल क्या है विष्णुपद मंदिर का, कि ये अर्धमंडप, इसका जो अर्धमंडप है ये सबसे बढ़िया है। इसका प्रमाण जो हमें और अच्छा मिलता है देखने के, वो आप नालंदा में जो मंदिर है, नालंदा में जो मंदिर है उसका स्थल संख्या 13, नालंदा मंदिर का स्थल संख्या अगर आप 13 देखेंगे तो उससे जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो इस बात को और अच्छे से दर्शाते हैं। ठीक है, तो मंदिर कला हमने देखा कि किस प्रकार से मंदिरों का निर्माण यहाँ पर हुआ स्थापत्य कला में। ठीक है, विष्णुपद मंदिर हो गया, इसके एग्जाम्पल और भी सूरजगढ़ का मंदिर है। ठीक है, अनेक बौद्ध मठ नालंदा में निर्माण करवाए गए पाल शासकों के द्वारा। तो और ये सब ईंट पर, स्थापत्य इनका मुख्य ईंट पर बनाया गया, सारे स्थापत्य जो बने हैं लगभग ईंट पर बनाए गए हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मंदिर के बाद स्तूप। स्तूप भी हमने मौर्य कला में डिटेल से पढ़ा कि स्तूप की संरचना क्या होती है, संरचनात्मक विशेषता क्या है स्तूप की। चूँकि स्तूप का निर्माण बहुत पहले से किया जा रहा है, तो इस समय स्तूप के निर्माण में भी थोड़ी सी उत्कृष्टता आई और अच्छा हो गया, स्तूप का निर्माण थोड़ा आकर्षक हुआ। बाकी आपको बस स्तूप का डायग्राम याद होना चाहिए, उसकी विशेषता आप उस डायग्राम से ही दिखा सकते हैं कि एक अर्धचंद्राकार रूप, जिसे हम लोग अंड कहते हैं, वो एक मेधी यानी चबूतरे के ऊपर है, और इसके चारों तरफ क्या है, इसके चारों तरफ आपका प्रदक्षिणा पथ है। और प्रदक्षिणा पथ से क्या जुड़ा हुआ है आपका, इसके प्रदक्षिणा पथ के चारों ओर आपका क्या है, वेदिका है। प्रदक्षिणा पथ के चारों ओर वेदिका है, और यहाँ पर है आपका तोरण द्वार। ठीक है, द्वार समझ लीजिएगा इसे।